आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद पॉलिनोमियल्स। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कक्षा 6, 7, 8 से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर भी इसे हम आज एकदम बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर क्या होता है। चर मीन्स वेरिएबल, ऐसी राशि जिसका मान पृथक स्थान पर पृथक हो, अर्थात ऐसी राशि जिसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो। ऐसी राशियों को अक्सर हम x, y, z, p, q, r, s इत्यादि संख्याओं से दिखाते हैं। इनके मान प्रत्येक बहुपद या प्रत्येक समीकरण में बदलते रहते हैं। फिर आते हैं अचर, ऐसी राशियां जिनके मान स्थिर हों या जिनके मान ज्ञात हों उन्हें हम अचर कहते हैं। इनमें आती हैं गिनतियाँ 1, 2, 3, 4 या 1/2, 1/3। कोई भी गिनतियाँ अगर हम लिख दें तो वह एक अचर होती हैं। इनके मान हमें पहले से ही ज्ञात होते हैं। ये राशियाँ चाहे जिस समीकरण या चाहे जिस बहुपद में प्रयोग की जाएं, इनके मान फिक्स होते हैं। जैसे कि 4, अब 4 का मान 4 होगा, चाहे वह किसी भी बहुपद में आए या किसी भी समीकरण में। अब आते हैं बीजीय व्यंजक पर। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें चर और अचर योग, अंतर, गुणा और भाग की संक्रिया प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक को बनाते हैं। जैसे हम लिख दें 2x + 3। अब यहाँ x चर है और संख्या 2 और 3 अचर है। ये आपस में प्लस और गुणा द्वारा जुड़ी हुई हैं। एक बीजीय व्यंजक में एक चर या एक से अधिक कितने भी चर हो सकते हैं, जैसे 6x² + 5y² + z² - 9। ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें यहाँ कितने भी चर लिख दें। अब यहाँ 1, 2 और 3 चर हैं। इसी प्रकार हम जैसे लिख दें 6xyz + 8। अब यहाँ 3 चर एक साथ गुणा में आ गए हैं। अतः बीजीय व्यंजकों में चर और अचर परस्पर योग, अंतर और गुणा और भाग की संक्रिया द्वारा जुड़े रहते हैं। एक बीजीय व्यंजक में कितने भी चर और अचर हो सकते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक बहुपद पर। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चरों की घात पूर्ण संख्या होल नंबर हो, बहुपद कहलाता है। अब यहाँ एक शर्त लगी हुई है कि बीजीय व्यंजक भी होना चाहिए तथा उपस्थित चरों की घात पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लिख दें, वो सब पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। संख्याओं पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमने यहाँ कुछ बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। इनमें से हम पहचानेंगे कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। पहला बीजीय व्यंजक है 4x⁷ - 3x⁵ + 2x³ - 1। अब यहाँ देखते हैं केवल एक चर है, वो भी x। वहाँ उसकी 3 घातें लिखी हुई हैं। एक जगह 7 घातें हैं, एक जगह 5, एक जगह 3, और यह तीनों ही पूर्ण संख्या हैं, अर्थात यह बहुपद है। दूसरा व्यंजक है √2x³ + √3x। √ का अर्थ होता है 1/2 घातें, परंतु यहाँ √ अचर पर लगा हुआ है। चर की घातें पूर्णांक हैं, यहाँ 3 घातें हैं और यहाँ 1 घातें हैं, अतः यह बहुपद होगा। तीसरा व्यंजक है √3t + 5t। अब यहाँ जो √ है वो t पर भी लगा हुआ है, अर्थात यहाँ t की घात 1/2 होगी, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ √x - 3x + 3 में √x लिखा हुआ है। √x का अर्थ है x की घात 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह भी बहुपद नहीं होगा। अगला व्यंजक है 1/x - 5। अब यहाँ x की घात 1 है, परंतु यह हर में है। जब x की पावर ऊपर 1 जाएगी तो घातें ऋण 1 हो जाएंगी, और ऋण 1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह भी बहुपद नहीं होगा। अगला व्यंजक है x की पावर 3/2 - 8x + 4। यहाँ पर
x की घातें 3/2 हैं। 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं होगा। व्यंजक में जितने भी चर लिखे हों सबकी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर घात 1 है, या तो पूर्ण संख्या है, पर 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब कुछ शब्दावली देख लेते हैं जिसका प्रयोग हम आगे इस चैप्टर में करेंगे। पद, टर्म, चिन्ह प्लस और माइनस बहुपद को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग को हम पद कहते हैं। ध्यान रखना है कि केवल प्लस और माइनस ही बहुपद को अलग अलग भागों में बांटते हैं, गुणा और भाग नहीं। जैसे 3x + 5, बीच में प्लस आया है अर्थात यह 2 पद हैं। 4x + 7 - x², यहाँ पर 3 पद हैं। जबकि 4x 4 और x के बीच में गुणा का निशान है, परंतु यह एक ही पद है। इसी प्रकार से x/7 यह भी एक ही पद माना जाएगा। और यदि कहीं पर x + 7 लिखा हो तो ये 2 पद हैं। गुणांक, कोएफिशिएंट, चर राशि के साथ गुणा या भाग में लिखी अचर संख्या उसका गुणांक कहलाती है। अर्थात चर के साथ जो भी गिनती लिखी होती है गुणा या भाग में, उसे हम गुणांक कहते हैं। जैसे 4x, अब x एक चर है और 4 उसका गुणांक हुआ। यदि इसी प्रकार से x/7 लिखा हो तो x का गुणांक 1/7 होगा। और यदि कहीं पर 3x + 5 लिखा हो तो x का गुणांक 3 होगा। 5 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात उपस्थित चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। अर्थात यदि कोई बहुपद लिखा हो x7 + 4x⁵ + x³ - 8, अब यहाँ 3 बार चर आया है। एक जगह 7 घातें हैं, 5 घातें हैं और 3 घातें हैं, परंतु अधिकतम घात 7 है, अतः बहुपद की घात भी 7 ही होगी। अर्थात हमें बहुपद में सभी घातों को देखना है और जो अधिकतम घात हो वही बहुपद की घात कही जाएगी। यदि कोई बहुपद x + 3 लिखा हो तो इसकी 1 घात मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ x की 1 घात है। और यदि कहीं पर केवल 5 लिखा हो तो इसकी 0 घात होगी, क्योंकि x⁻0 = 1। बहुपद के प्रकार, पहले हम लिखेंगे घात के आधार पे। घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। जैसे x + 5 2x - 8 7y + 1। इन सब बहुपदों में चर की अधिकतम घात केवल 1 है, इसीलिए इन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि इन बहुपदों को ग्राफ पर दर्शाया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आते हैं द्विघाती बहुपद, जहां अधिकतम घात 2 हो, अर्थात x² - 8 या x² + x + 5। इस प्रकार से आप कोई भी बहुपद लिख दें जहां अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से आते हैं त्रिघाती बहुपद, जहां अधिकतम घात 3 हो। जैसे 3x³ - 8 2x³ + x - 7। इसी प्रकार से 4 घात और 5 घात और इस प्रकार से आप कितनी भी घातों के बहुपद को लिख सकते हैं। अब आते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, जहां केवल एक पद होता है। इस प्रकार से जहां केवल एक ही पद लिखा हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर आते हैं द्विपदी बहुपद, जहां केवल 2 ही पद लिखे हों। यहां हमें घातों से कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार से हम कोई भी 2 पद लिख सकते हैं।
फिर आते हैं त्रिपदी बहुपद, जहां हमें 3 पद लिखने हैं। इसी प्रकार से आप 4 पद, 5 पद और इसी प्रकार से आप कई पदी बहुपदों को लिख सकते हैं। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात यदि हमारे पास कोई बहुपद हो, जैसे हम मान लें कि 3x + 5, अब यहाँ हम x का ऐसा मान रख दें कि मान रखने पर यह बहुपद शून्य हो जाए, तो x का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं। पुनः 3x = -5, x = 3 जाएगा तो बटा में चला जाएगा, x = -5/3। यदि हम बहुपद में x का मान -5/3 रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, अतः यह बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार कहीं लिखा हो 2x + 8, तो इसे हम पहले शून्य के बराबर रख देंगे, पुनः 8 को उधर ले जाएंगे, 2x = -8, x = -8/2, 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, अर्थात x = -4 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि बहुपद 3x + 5 और 2x + 8 दोनों के एक एक शून्यक हैं, परंतु यह जरूरी नहीं होता कि किसी बहुपद का एक ही शून्यक हो। यदि बहुपद 1 घात का है तो उसका शून्यक 1 होगा, यदि 2 घात का है तो उसके 2 शून्यक होंगे। इसी प्रकार यदि बहुपद 3 घातों का है तो उसके 3 शून्यक होंगे, और इसी प्रकार से आगे शून्यक बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 पे। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि ग्राफ बहुपद px का है और px में x चर होगा, अतः जितनी बार ग्राफ x अक्ष को काटेगा शून्यक भी उतने ही होंगे। चूंकि बहुपद x में है, अतः हम x अक्ष पर ध्यान देकर शून्यक ज्ञात करेंगे। ग्राफ में यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। दोनों अक्ष जहां पर काटते हैं उसे हम O मूल बिंदु कहते हैं। चूंकि यहाँ बहुपद का ग्राफ केवल y अक्ष को काट रहा है, यह x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा, अतः इसके शून्यक शून्य होंगे। दूसरे वाले ग्राफ में ग्राफ x अक्ष को केवल एक जगह पर काट रहा है, अतः इसके शून्यक 1 होंगे। हमें केवल यह देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, y अक्ष पे हमें ध्यान नहीं देना है। इसी प्रकार ग्राफ नंबर 3 x अक्ष को 1, 2 और 3 जगह पर काट रहा है, अतः इसके शून्यक 3 होंगे। ग्राफ नंबर 4 x अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से ग्राफ नंबर 5 1, 2, 3, 4 जगह x अक्ष को काट रहा है, अतः इसके शून्यक भी 4 होंगे। और ग्राफ नंबर 6 1, 2, 3 जगह x अक्ष को काट रहा है, अतः इसके शून्यक भी 3 होंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को 2 बार स्पर्श कर रहा है, अतः इसे हम 1 और 1 बार ही गिनेंगे। कोई ग्राफ यदि इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ जाता है तो उसे एक ही बिंदु माना जाएगा, और यदि वह इस प्रकार से काटता हुआ जाएगा तो वहाँ पर 2 बिंदु हो जाएंगे।